हे स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम सभी विमान स्थान के रस विमान, जो कि पहला अध्याय है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अध्याय का। जैसा कि यहाँ पर नाम में लिखा गया कि रस विमानम। मैंने आपको बताया था विमान स्थान क्या होता है। विमान मतलब होता है वी प्लस मान। वी का मतलब होता है विशेष, और मान का मतलब होता है मात्रा। यानी कि वह स्थान है जहाँ पर हम विशेष मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। किसकी विशेष मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे? दोष के बारे में, औषधियों के बारे में। इन सब की जो एक मात्रा होती है, उन सब का ज्ञान जिस हम स्थान पर करते हैं, उस स्थान को हम विमान स्थान कहते हैं। ठीक है। तो ये विमान स्थान का पहला अध्याय जो है रस विमान। यहाँ पर चतुर्विध प्रभाव द्रव्य होते हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। रस का करेंगे, द्रव्य का करेंगे, दोष का करेंगे, और विकार का करेंगे। तो हम सबसे पहले रस के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए इस अध्याय का नाम पड़ता है रस विमान स्थान पड़ता है। रस विमान में आपको यहाँ बताया जाता है कि जो जैसा कि आप पिछले आप जो स्थान होता है निदान स्थान, उसमें हम पढ़ के आए हैं कि वहां पर हम रोगों के डायग्नोसिस बनाते हैं। रोगों के बारे में पता चल जाता है कि अमुक व्याधि है, यह ज्वर है, यह रक्तपित्त है। इन सब के बारे में पढ़ने के बाद हम इनकी चिकित्सा के बारे में पढ़ते हैं। चिकित्सा के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर वह जो रोग हुआ है वो कितने मात्रा में दोषों से प्रकोपित हुआ है, और उस दोष का शमन करने के लिए हमको कितनी मात्रा में हमको औषधि देनी पड़ेगी। तो यह वह स्थान है जहां पर हम दोषों के औषधियों की मात्राओं का निर्धारण करेंगे। ठीक है। सबसे पहले रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस क्या होते हैं, रस कितने होते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर श्लोक नंबर 3 में बताया जाता है कि जो चिकित्सा होती है ना, वो दोष आदि के मान के ज्ञान के अधीन होती है। यानी कि जो दोष आदि होते हैं ना, वो कितने मात्रा में है, वो कितनी क्वांटिटी में है ना, उसका ज्ञान अगर जिसको होता है, वो ज्ञान जो होता है, वो चिकित्सा के अधीन होती है। ठीक है। एक अच्छा चिकित्सक वही होता है जिसको दोष आदि का मान के बारे में जानकारी हो पूरी। यहाँ पर हम चतुर्विध द्रव्य के बारे में मैंने आपको बताया कि रस, द्रव्य, दोष और रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम रस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके आधार पर इस अध्याय का नाम पड़ा हुआ है रस विमानम। ठीक है। क्या बताते हैं यहाँ पर? रसों के भेद आप लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो कि रस के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते थे? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि सम्यक उपयुज्यमाना, अगर इन रसों का सम्यक रूप से प्रयोग करेंगे तो वह शरीरम यापयंती, शरीर की यापना करते हैं। मिथ्य उपज्यमाना, अगर मिथ्या उपयोग करेंगे, मतलब अमात्रा पूर्वक उपयोग करेंगे, तो वह दोषों को प्रकोपित करने वाले होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि दोषा पुनस्त्रयो वात पित्त श्लेष मारा है। दोष जो होते हैं वो 3 होते हैं, वात, पित्त, कफत होते हैं। अगर ते प्राकृतिक भूता, अगर वो प्राकृतिक वो रूप में है तो वो शरीर का उपकार करने वाले होते हैं। और विकृतिम आपनस्तु खलु नाना विधि विकार है, अगर विकृति अवस्था में होते हैं तो विविध प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं दोषों के भेद कितने होते हैं। हम लोग, आप बता दिए कि दोष के 3 भेद होते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं रसों के गुण क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रस 3 होते हैं, सॉरी रस 6 होते हैं। ये 6 रस हो, जिनमें से तीन तीन रस जो होते हैं, 3 दोषों को, वात पित्त कफ को जो होता है, 3 रस क्या कहते हैं, एक एक रस, एक धातु दोष को क्या कहते हैं, प्रकोपित करते हैं, और एक को समन करते हैं। ठीक है। तो कैसे करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो वातज पित्तज कफज होता है, ये ऊपर जो बना हुआ है, दोष होते हैं वातज पित्तज कफज। वात को समन करने वाले कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण होते हैं। ठीक है। बचे हुए 3 क्या करेंगे? इसको प्रकोपित करेंगे, कटु, तिक्त, कषाय। फिर ऐसे ही हम आपको बताए थे कि वात और जो कफ होता है, ये अपोजिट गुण वाले होते हैं। तो जो वात को समन कर रहे थे, वही कफ को प्रकोप करेंगे, और जो कफ का समन कर रहे थे, वही वात को प्रकोपित करेंगे। तो यहाँ पर जो मधुर, अम्ल, लवण था, ये कफ का क्या करेगा? प्रकोप करेगा। और यहाँ पर जो कटु, तिक्त, कषाय जो प्रकोपित था, वात को कर रहा था, वो यहाँ पर इसका क्या करेगा? समन करेगा। ठीक है। अब पित्त के बारे में क्या होता है? पित्त के लिए होता है जो काल होता है ना, काल जो बताया गया है पित्त के लिए, वो पित्त के लिए काल होता है प्रकोपित। काल मतलब होता है पित्त को प्रकोप करने वाला होता है। कटु, अम्ल, लवण, और बचा हुआ जो होता है वो हो जाएगा, समन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तीन तीन रस मिलकर एक एक दोषों का समन करते हैं, और उनका प्रकोप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर।
दोषों की वृद्धि और समन में रसों के कारण क्यों दोष रस मिलकर एक दोष का समन करते हैं या एक दोष का वृद्धि करते हैं। तो जो रस जिस दोष के समान गुण वाला होता है वह रस उन दोषों को बढ़ाने वाला होता है, पहली लाइन। दूसरी लाइन याद रखना है कि जो दोषों के विपरीत गुण वाला रस होगा वो क्या करेगा, उन दोषों को शांति करने वाला होता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ पर होता है रस और दोषों का विकल्प है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो रस और दोष होते हैं उनको विकल्प भेद उनके कितने होते हैं, तो विकल्प भेद से ये असंख्य होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक समसामयिक सिद्धांत और विकृति विषम सामूहिक सिद्धांत, इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है। प्राकृतिक समसामयिक सिद्धांत क्या कहता है, आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई ड्रग ए है जो वात का शमन करने वाली होती है, कोई ड्रग बी है जो पित्त का शमन करने वाली होती है। जब इन ड्रग को एक साथ हम लेते हैं तो ये देखते हैं कि ये वात का भी सेवन कर रही है, पित्त का भी सेवन कर रही है। मतलब इंडिविजुअल जो इनके कैरेक्टर थे, इंडिविजुअल जो इनके गुण थे, ये जब एक साथ मिल गए तो अपने गुण को ये मेंटेन रखे रखे, अपने गुण को ये बनाए रखे थे। वो वात का सेवन कर रहा था ड्रग ए, और ड्रग भी पित्त का सेवन कर रही थी, तो दोनों मिलने के बाद क्या करते थे, अभी भी वात और पित्त का सेवन कर रहे हैं। तो जब दोनों इंडिविजुअली जो कार्य कर रहे थे उनको मिलाने के बाद वो उससे ही कार्य कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक समसमय सिद्धांत कहते हैं। और विकृति विषम समवाय सिद्धांत किसको कहते हैं, अगर ड्रग ए ड्रग बी को मिला है और जो ड्रग ए का कार्य था और जो ड्रग बी का कार्य था वो दोनों कार्य आपस में बदल जाए, वो चेंज हो जाए। ड्रग ए जो वात का समन कर रहा था और जो ड्रग बी जो पित्त का समन कर रहा था, लेकिन जब इनको साथ में लेते हैं तो ना वात का समन कर रही है ना पित्त का समन कर रही है, बल्कि कफ का वर्धन कर दे रही है। तो इसको कहते हैं विकृति विषम समवाय सिद्धांत। ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नहीं बचाए गए हैं कि जिस प्रकार से दूध होता है, जल होता है, चीनी होता है, क्या होते हैं, सबके सब मीठे वाले होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, ये स्वीट्स होते हैं। तो जब इनको मिलाया जाता है तो जो शरबत बनता है वो भी कैसा होता है, मीठा होता है। तो इनको कहा जाता है प्राकृतिक समसमय सिद्धांत। विकृति समसमय सिद्धांत किसको कहते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो दो ड्रग्स मिलते हैं दोनों अपने अपने जो इंडिविजुअल क्वालिटी था उनको त्याग करके एक नया कैरेक्टर, एक नया एक क्वालिटी ला देते हैं, उसको कहते हैं विकृति विषम समूह सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर मछली और दूध का संयोग बताया गया है कि मछली आप अकेले खाओगे तो वो अलग कार्य करेगी, दूध अलग खाओगे तो अलग काम करेगी। लेकिन मछली और दूध का एक साथ सेवन करोगे तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मधु और घृत का एग्जाम्पल बताया गया है। मधु को अकेले खाओगे आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, घृत का अकेले प्रयोग करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इन मधु और घृत का सम मात्रा में प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा हमारे बॉडी में चल के। तो ऐसे चीजों को जहां पर इंडिविजुअल कैरेक्टर का लॉस हो जाता है और न्यू कैरेक्टर एक आ जाता है उसको कहा जाता है विकृति विषम समूह सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि उपसंहार के बारे में बताते हैं कि मिश्रित समुदाय में समुदाय के प्रभाव के तत्व को जानकर बाद में द्रव्य और रोगों के प्रभाव के तत्व को निश्चित कर देता है। ठीक है, कुछ खास नहीं है। हम लोग यहाँ पर ये बता दिए कि हम सबसे पहले रस के बारे में पढ़ लिए, अब हम द्रव्य और रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको सभी को मैंने बताया था कि हमें चार चीजें होती थी, रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव, विकार प्रभाव। इस अध्याय में इन चार प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे द्रव्य के बारे में। क्या पढ़ना है द्रव्य के बारे में यहाँ पर, तो ये बताते हैं श्लोक नंबर 13 में देखिएगा कि यहाँ पर तीन द्रव्य बताए जाते हैं जो तीनों दोषों का शमन करने वाले होते हैं। कौन कौन से द्रव्य बताए गए हैं, तैलम घृतम मधु। तेल, घृत और मधु जो होते हैं ये क्रम से ये रिस्पेक्टिवली वात पित्त और कफ को शांत करने वाले होते हैं। तो हमने रस पढ़ लिया था कि रस छह होते हैं। ये छह रस के एक एक तीन तीन दोष रस मिलकर एक एक दोषों को समन और प्रकोपित करते थे। रसों के पढ़ने के बाद हम लोग आगे द्रव्य के बारे में। यहाँ पर हम लोगों ने तीन द्रव्य पढ़ा था, तेल, घृत और मधु। अब के जो होते हैं रेस्पेक्टिवली ये वात और पित्त और कफ को शांत करने वाले होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि तेल आखिरकार किस गुणों के कारण ये जो होता है दोषों का शमन करता है, घृत किन गुणों के कारण ये दोषों का शमन करता है, और मधु किन गुणों के कारण ये कफ का शमन करता है। तो मैंने आपको बताया था तेल जो होता है ये सूजी, स्निग्धता, उष्णता और गुरुता गुण के कारण करती है। ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताते हैं क्या स्निग्ध और तेल का प्रभाव एक ही दिन में हो जाएगा, कि मतलब आज आपने तेल पी लिया तो वात का सेवन कर देगा, नहीं। इस यहाँ कहते हैं इसलिए निरंतर अभ्यास करने से तेल जो था वायु को नष्ट करती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो घृत होती है उसका प्रभाव कैसे होता है, तो कहते हैं मौसम। म से हो गया माधुर्य, स से हो गया शीत हो गया, म से हो गया मंद। यानी कि इन तीनों गुणों की वजह से घृत जो होता है वो पित्त का शमन करने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे मधु जो होती है, तो मधु के बारे में बताया गया था कि मधु के तीन गुण जो होते थे, रुक कर मधु कैसे करते थे, रुक कर, आर यू कर, आयु के रौच्यम रुचता और तीक्ष्णता और कषाय के गुण होने को जैसे मधु जो होता है ये दोषों का शमन करता था।
ठीक है। हम पढ़ लिए यहाँ पर तीन द्रव्यों के बारे में बात फिर यहाँ पर तीन द्रव्य और पढ़ा बताए जाएंगे जो जिनका प्रयोग क्या होता है, वर्जनीय बताया गया है। इन द्रव्यों का अत्यधिक मात्रा में सेवन वर्जित होता है। कौन कौन से होते हैं? पिपली, क्षार, लवण। इन तीन द्रव्यों का हम अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कैसे याद करना है आपको? पिपली, क्षार, लवण। पीछे से लब ना करो। पी से हो गया पिपली, छ से हो गया क्षार, लब से हो गया लवण। तो ये पीछे से लब ना करो। तो ये तीन द्रव्यों को याद रखना। ये तीन द्रव्यों का प्रयोग करना होता है बात का प्रस्थान करने के लिए। पर यहाँ पर तीन द्रव्य ऐसे बताया जा रहा है जिनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। कौन कौन से हो गए मैंने आपको बता दिया। अब इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा कि पिपली की किन गुणों को वजह के इसे इनका सेवन लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बताया जाता है, सबसे पहले याद रखना, ये पिपली होती है ना, ये क्या होती है? कटु होती है। कटु के बाद क्या होती है? मधु विपाक वाली होती है और गुरु होती है। तो मैंने आप सभी लोगों को द्रव्य गुण जब पढ़े थे तो मैंने आपको कुछ नंबरिंग बताते थे, 412, 515, 10 द्वारा। ये रसों वीर विपाक का क्रम बताते हैं, रस का क्रम बताते हैं। जैसे चार मैंने कहा है तो रस, सॉरी, मधुर, अम्ल, लवण, कटु आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कटु की बात हो रही है तो 410। फोर मतलब हो गया सबसे पहले इसका जो होता है रस होती है, कटु होती है। इसका विपाक जो होता है मधुर मतलब एक नंबर मिलेगा। और जो होता है ये क्या होता है? मधुर होती, गुरु होती है और वीर कैसा होता है? तो ना स्निग्ध होती है ना उष्ण होती है, तो जीरो दे दिया हमने इसको। ठीक है। और जीएस गुरु और स्निग्ध होती है, पहली क्वालिटी। दूसरी बात बताते हैं ये पिपली के बारे में कि शुभ अशुभ कार्यो भवंती, शुभ और अशुभ कार्य को करने वाली होती है। कैसे शुभ कार्य करती है? प्रयोग संसाध गुणयात, अगर प्रयोग करते हैं इसका संसाध मतलब उचित मात्रा में, तो ये हमारे लिए आपात भद्रा होती है। आपात भद्रा मतलब होता है कि ये क्या होती है? हमारे लिए सुख देने वाली होती है। और अगर इसका सततम उपज्यमान, अगर लगातार प्रयोग करते हैं, अगर हम इसका उचित मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, तो दोष संचय अनुबंध, ये दोषों का संचय करने वाली होती है। इतनी क्वालिटी पढ़ लिया हम लोग। तीसरी क्वालिटी में इसकी पढ़ते हैं इसके बारे में कि योग वाही होती है ये। योग वाही होने की वजह से हम इसका प्रयोग लंबे समय तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। योग वाही क्या होता है? योग वाही वो द्रव्य होते हैं जो किसी भी ड्रग्स की इफिकेसी को, किसी भी ड्रग्स की पोटेंसी को बढ़ा देते हैं, जिनके साथ मिलते हैं उसकी पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो उसको कहा जाता है योग वाही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में कि क्षार का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं क्षार जो होता है, LUT, लूट लो, क्षार को लूट लो। क्या होता है? लघु, उष्ण और तीक्ष्ण, ये गुण इनमें होता है। फिर ये कहता है कि क्षार करता क्या है? क्लेदत आदो, पहले ये क्लेदन करेगा, पश्चात विशोषित, इसके बाद ये शोषण करेगा। ठीक है। ये होता है क्षार। और क्या करता है? पचन, दहन, भेदन, ये सब काम करता है। और अत्यधिक मात्रा में अगर हम सेवन करेंगे क्षार का, तो हमारे क्या करेगा ये? केस में, बालों में, अच्छी मतलब आंखों में, हृदय मतलब हृदय को, सत्व मतलब होता है अपने मैस्कुलिनिटी को, इनका उपघात करने वाली होती है। ठीक। फिर यहाँ पे बताता है वो कि अगर इनका लगातार प्रयोग करते रहते हैं, और क्या करेगी ये करेगी अंधता करेगी, अंधापन ला देगी। सांड मतलब नपुंसकता ला देगी। खालित्य मतलब होता है खालित्य, बालों का गिरना। पालित्य मतलब क्या होता है? बालों का सफेद हो जाना। ये करती है ये। यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्षार का अधिक मात्रा में प्रयोग कौन करता है? तो प्राचीन और चीन जीव, प्राचीन मतलब होता है कि जो एकदम ईस्टर्न कंट्री लोग होते हैं, ईस्टर्न लोग बेल्ट जो होता है, वो होता है प्राच्य। तो जैसे यहाँ पर प्राचीन, प्राच्य हो गया और चीन हो गया, तो आप लोग याद रखना प्राची क्षार से होगा कि इस प्राच्य देश वाले और चीन वाले अत्यधिक मात्रा में इसका क्षार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हम लोग लवण के बारे में कि लवण हमको लंबे समय तक सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये बताते हैं कि लवणम पुनः औषध तीक्ष्ण उपन्नम, लवण जो होता है उष्ण और तीक्ष्ण गुण गुणयुक्त तो होता है, पहली चीज। दूसरी बात, उपक्लेदी होता है, ये क्लेदन करने वाला होता है ये। और लवण का काम करता है, अन्न द्रव्य में रुचि करने वाला होता है। ये यहाँ पर भी आपात भद्रम आता है, ये भी हमारे लिए सुख कारक होती है लवण। कब? जब प्रयोग संसाध गुण, यार इसका प्रयोग हम मात्रा पूर्वक करेंगे तो हमारे लिए ये सुखकारक होगी। अब दोषाश्च अनुबंधम, अगर हम इसका मात्रा पर प्रयोग नहीं करते हैं तो ये दोषों को संचय करती है, यानी कि व्याधि को उत्पन्न करने वाली होती है। ठीक है। इसका लगातार प्रयोग करने से क्या होता है? ग्लानि होती है, शिथिल मांस, शिथिलता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है और क्लेश को सहन नहीं कर सकता है। कौन लोग इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं लवण का? तो बाहनिक सौराष्ट्र, बाहनिक देश वासी, सौराष्ट्र मतलब गुजरात के जो लोग होते हैं, सैंध मतलब सिंध प्रदेश के जो लोग होते हैं, और सौबीर देश के जो लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, पैसा अप इसका लवणम असरति, ये दूध के साथ भी लवण का सेवन करते हैं। ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर
कि आखिरकार जो ये द्रव्य पढ़े हैं हम तीन, जो हमारे लिए वर्जित बताए गए हैं, जो हमारे लिए ये रिस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए, इनका हम सेवन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है तो उनको क्रमशः हम क्या करते हैं, त्याग देना चाहिए। क्रमशः मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे रेस्पेक्टिवली हम किसी चीज को छोड़ेंगे ना, उसको कहा जाता है कि क्रमशः त्याग से क्या लाभ होगा। सही बात है कि ऐसे द्रव्यों का सेवन हम सारे नहीं कर सकते हैं जो कुछ भी जो हानिकारक होते हैं, जिनका प्रयोग हम लंबे समय तक करते हुए आ रहे हैं। जैसे अल्कोहल का कोई पेशेंट है, अल्कोहलिक पेशेंट है, वो लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो हम सडन उसको विड्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, उसके बॉडी में सिम्टम आ जाएंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से त्याग से क्या लाभ होता है, अगर क्रमशः लाभ त्याग करेंगे तो वो अल्प दोषम अदोषम, या तो अदोष करने वाली होती है या तो अल्प दोष को करने वाली होती है। ठीक है। यहाँ पर तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट चीज है इस साथ में क्या होता है। मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था, चरक निदान स्थान में। इस साथ में का मतलब होता है चिकित्सा, साथ में मतलब होता है उपशय। तो कह रहा साथ में होता क्या है, पहली बात ये जान जाओ कि साथ में वो चीजें होती है ना, यद आत्म उपस्थित, जो हमारी आत्मा के लिए सुखकारी हो, जो हमारी आत्मा के लिए, चाहे वो चीजें कितनी बुरी क्यों ना हो, उस टाइम हमारी आत्मा को सुख देती रही है ना, तो उसको कहा जाता है साथ में। साथ में अर्थो ही उपसय अर्थ है, जो साथ में होता है उसका अर्थ जो होता है उपसय होता है। ठीक है। यहाँ पर साथ साथ में के भेद बताते हैं हम, तो साथ में के दो प्रकार से भेद बताए गए हैं। एक बताया गया है प्रवर सात, साथ में अवर साथ में और मध्यम साथ में बताया गया है। दूसरा साथ में कैसे बताया गया है कि सात सात प्रकार से बताया गया है, कैसे कि एक एक रस को सेवन करने वाला जो होता है छह ये हो गए, और सभी रसों को सेवन करने वाला जो होता है सातवां वो होता है, तो छह एक साथ। तो दो प्रकार से यहाँ पर सात्विक लक्षण बताए गए हैं। एक तो बताया गया है कि प्रवर साथ में, अवर साथ में, मध्यम साथ में। दूसरा आपको बताया जाता है यहाँ पर कि एक एक रसों को सेवन करने से तो छह हो जाएंगे, और सभी रसों को सेवन करने से एक होंगे, तो छह एक साथ होता है। तो टोटल कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पर, दो प्रकार से, तो एक तीन प्रकार का, एक सात प्रकार का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस अध्याय का, जो एग्जाम में आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है, कि अष्ट आहार विधि विशेषायतन क्या होता है। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, अष्ट मतलब होता है 8, आठ, आहार का विधि मतलब होता है कि आधार करने का तरीका, विशेष आयतन मतलब क्या होता है, विशेष कारण क्या होते हैं। यानी कि आहार करने के जो विशेष कारण बताए गए, आहार के किस नियम से करना चाहिए ना, जो आहार का विधि मतलब होता है क्या नियम है, उसके बताए गए हैं। वो 8 चीजें क्या क्या होती हैं, याद करना है आप सभी लोगों को। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। प्राकृतिक कारण संयोग, राशि, देश काल, उपयोग संस्था और उपभोक्ता, ये 8 चीजों को हम कहते हैं ना अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। आयतन मतलब होता है कारण, विशेष मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब ये विशेष रूप से कारण होते हैं। विधि मतलब नियम के, आहार करने के जो 8 विशेष रूप से नियम बताए गए हैं ना कारण, वो यही आपके आते हैं। क्या होता है प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है आपका स्वभाव। स्वभाव मतलब क्या होता है, आपकी नेचुरल क्या आपकी क्या क्वालिटीज हैं, जो नेचुरल क्वालिटी आपकी होती है उसको स्वभाव कहते हैं। तब प्रकृति उच्च स्वभाव, यानी कि जो स्वभाव होता है उसमें प्रकृति होता है। जैसे कुछ लोग स्वभाव से गुस्से होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से प्यारे होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से द्रव्य जो होते हैं ना, गुरुवादी गुण जो 20 बताए गए हैं, उन्हीं 20 गुणों में से कुछ द्रव्य भारी होते हैं, कुछ द्रव्य हल्के होते हैं, कुछ द्रव्य शीत होते हैं, कुछ द्रव्य उष्ण होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखना होता है एग्जाम में, क्योंकि आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप एग्जाम्पल जरूर डाला करो। उड़द और जो मूंग होता है ना यहाँ पर, और सुअर एवं मृग का मांस जो बताया गया, उड़द में क्या होता है वो एक गुरु वाली होती है, मूंग जो होती है ये लघु होती है। जबकि सुअर का जो मांस होता है वो गुरु होता है, और जो मृग का मांस होता है वो क्या होता है, लघु होता है। ठीक है। तो ये हो गया प्रकृति हो गई। बात करते हैं कारण क्या होता है, तो कारण होता है प्रिपरेशन। ठीक है भाई, आपने द्रव्य की बता दिया कि स्वाभाविक होता है। तो स्वाभाविक द्रव्यों में जो संस्कार करते हैं, स्वाभाविक द्रव्यों में जो हम कुछ परिवर्तन करते हैं, उसको कहा जाता है कारण, कहा जाता है उसको, कहा जाता है प्रिपरेशन, उसको कहा जाता है मेथड्स। ठीक है। तो क्या होता है संस्कार, जैसा कि हमने बताया कि स्वाभाविक द्रव्यों में संस्कार कर दूं, तो संस्कार क्या होता है। संस्कार वही गुणांतर आधानाम उचित है। संस्कार किसको कहते हैं कि गुणांतर आधान को, ऐसे कोई भी कर्म करे, ऐसे कोई भी आप तरह के प्रोसीजर करिए जिसके द्वारा किसी द्रव्य की गुणों में इन्हेंसमेंट हो, किसी द्रव्य के गुणों में अच्छे वाले गुणों का परिवर्तन हो, तो उसको कहा जाता है संस्कार, कहा जाता है। और संस्कार को ही यहाँ पर करण कहा गया है। ठीक है। जैसा कैसे अब क्या हम कुछ तरीका बताते हैं करण करने, संस्कार करने के लिए। जल से संयोग कराइए, अग्नि से संयोग करा दिए, सौठ से, मंथन से, देश से, काल से, इन सब चीजों की से क्या होता है, किसी भी द्रव्यों में गुणों का आदान करते हैं, गुणों की वृद्धि करवाते हैं। ठीक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, संयोग की बात करेंगे। संयोग क्या होता है,
संयोग है पुनर्द्वैर बहुना। संयोग जो होता है वो दो या दो से अधिक द्रव्यों के मिलने को, कॉम्बिनेशन को उनके संयोग कहा जाता है। ये कैसे क्या होता है ये संयोग एक विशेष कार्य को करने वाला होता है। ठीक है, जैसे मधु होता है, घृत होता है, इन सब का सेवन अगर हम एक साथ कर देंगे तो यह विशेष कार्य करेगा। विशेषम आरंभते, आरंभते, ये विशेष कार्य को करने वाले होते हैं, तभी तो मिलते हैं ना। दो लोग अलग अलग हैं, अगर वो दोनों एक पास आकर एक हो जाते हैं तो कुछ प्रयोजन लेकर आते हैं, कोई विशेष कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, वो होता है संयोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर राशि के बारे में। राशि क्या होती है? किसी भी द्रव्य की क्वांटिटी, उसको कहा जाता है राशि, कहा जाता है। दो प्रकार से होती है, एक मात्रा पूर्वक राशि होती है, एक अमात्रा पूर्वक राशि होती है। ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए आपको सर्वग्रह और परिग्रह, ये दो राशियां होती हैं इनकी। सर्वग्रह मतलब क्या होता है कि सभी द्रव्यों को एक सवा एक पिंड बना कर ले लो। दाल चावल और सब्जी रोटी जो है सबको एक साथ ले लो। परिग्रह क्या होता है? पहले दाल लो, फिर चावल लो, फिर गेहूं लो, फिर सॉरी रोटी लो, तो इनको कहते हैं परिग्रह कहते हैं। फिर बात करते हैं हम देश की, बात करते हैं यहाँ पर। देश क्या होता है? हैबिटेट, लोकेशन। देश को स्थान, मतलब देश जो होता है वो स्थान को कहते हैं। ठीक है, क्या क्या देश से पता चलता है? हमें किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति पता चलती है, उसका प्रचार पता चलता है कि इसका क्या प्रचार है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम काल के बारे में। ठीक है, काल क्या होता है? टाइम। दो प्रकार के टाइम बताया गया है, दो प्रकार का काल बताया जाता है। एक नित्यक बताया जाता है, एक अवस्थिक बताया जाता है। क्या होता है नित्यक? नित्यक जो होता है वो ऋतु वाली होती है, यानी कि जो शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ये ऋतु चल रही है वो, उसको कहा जाता है नित्यक। और अवस्थिक किसको कहते हैं? जो विकारम अपचित, जो विकार की अवस्था होती है ना, बीमारी की अवस्था होती है ना, उसको कहा जाता है अवस्था। स्वस्थ अवस्था विकाराग्रस्त होता है, स्वस्थ अवस्था है रोगाग्रस्त अवस्था होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उपयोग संस्था के बारे में। बात करें क्या होता है उपयोग संस्था? रूल्स ऑफ यूज, जहाँ यहाँ पर यह भोजन करने का नियम है, तो उपयोग नियम है, यह उपयोग करने का, यह भोजन करने का नियम होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हम आठवां, उपयोक्ता, यूजर्स, कंज्यूमर। जो उपयोक्ता उसे कहते हैं आहारम उपयुक्त, जो आहार द्रव्यों का उपयोग करता है और जिसके अधीन क्या होता है? ओक साथ में होता है। ठीक है, ये होने के बाद हम आते हैं आपको कि अष्टविधि विधि साधन से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है भाई? तो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। यह शुभ अशुभ फला, ये शुभ और अशुभ फल को देने वाली होती है। परस्पर उपकार भवंती, परस्पर उपकार देने वाली होती है। बुभुत से इसको बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इसकी जानने की इच्छा होनी चाहिए सभी लोगों को। ठीक, फिर यहाँ बात करते हैं आहार विधि विधान क्या होता है। तो ये कहते हैं ना, आहार विधि विधान का समय पर स्वभाव से ही अधिकतम आहार करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों के लिए और कई रोगी व्यक्तियों के लिए होता है। तो यहाँ पर आहार विधि विधान क्या होता है कि द्रव्य को आपको उस द्रव्य सेवन करना चाहिए, स्निग्ध द्रव्य का सेवन करना चाहिए, मात्रावत करना चाहिए। जीर्ण भोजन का मतलब पके हुए भोजन करना चाहिए। वीर्यम अविरुद्धम, अविरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। इष्ट देश में वाले, मन के अनुकूल देश वाले। इष्ट सर्व उपकरणा नाम, इष्ट सर्व मतलब अनुकूल सामग्रियों के सहित। ठीक है, न अति द्रुतम, अत्यधिक तेज नहीं करना है, न अति विलंबितम, बहुत धीरे धीरे नहीं करना है। अजलपन, बात करते हुए नहीं खाना है। अहसन, हंसते हुए नहीं खाना है। तन्मना भुंजित, आत्मना अभिसंच सम्यक, अपनी आत्मा का विचार करके आहार द्रव्य में मन लगाकर भोजन करना चाहिए। ठीक है, अब इन सब के बारे में बताया जाता है। उस आहार से क्या लाभ होता है? इसके उत्तम गुण कारक होने को उपदेश करें। गर्म भोजन करना चाहिए, क्योंकि गर्म भोजन करने से भोजन में स्वाद पता चलता है। एक लाइन। स्निग्ध आहार से क्या लाभ होता है? स्निग्ध आहार, क्योंकि स्निग्ध खाया हुआ अन्न स्वादु लगता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग मात्रा पूर्वक आहार से क्या लाभ होता है। तो मात्रा पूर्वक खाया हुआ आहार जो होता है वो आत्मिक कफ को पीड़ित न करते हुए पूर्ण रूप से आयु को बढ़ाता है। फिर आहार जीर्ण होने पर भोजन करने से क्या लाभ होता है? अब पच जाने पर अगर खाने से क्या होता है? अ, यहाँ पर क्या, भोजन पर जरा खाते हुए दोस्तों के अपने स्थान में रहने से, अगर एक प्रदीप्त रहने से, भोजन की इच्छा उत्पन्न होने पर करने से, ठीक है, धातुओं को दूषित न करते हुए आयु को ही संपूर्ण रूप से बढ़ाता है। अब विरुद्ध वीर वाले आहार से क्या लाभ होता है? जो आहार वीर में परस्पर विरुद्ध न हो उसे खाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है? वीर के विरुद्ध भोजन करना चाहिए, आप रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। इस देश में क्या होता है? सब ठीक है, आप बाकी सब चीजें इजी हैं। और ये आपका अध्याय खत्म हो गया। आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर कुछ पूछा जाए सभी लोगों को लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चतुर्विध प्रभाव के बारे में पढ़ा गया है। चतुर्विध प्रभाव कैसे याद करना, RDDR पढ़ेंगे। रस दोष द्रव्य रोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था अष्ट आहार विधि विधि साधन के बारे में पढ़ेंगे। और आहार विधि विधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इसको पढ़ कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, धन्यवाद।